ठीक है, स्टार्ट किया ना। सो अब मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है कि वन वर्क इज सेड टू बी डन एंड वन नो वर्क इज डन करके दो पॉइंट लिखा था ना, स्टेट द कंडीशन व्हेन नो वर्क इज डन। उसमें सेकंड कंडीशन क्या था, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो वर्क इज डन। तो वो एक तो आपका है एग्जांपल ऑफ कूली। कूली पता है ना, कूली कौन रहता है, पोर्टर जो रहता है, जो आपके लगेज उठाते हैं इन रेलवे में सब जगह पे आपने देखा रहेगा, रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन के रहते हैं वो लोग, लगेज उठाते हैं। कॉस्ट्यूम, हाँ वो कॉस्ट्यूम बोलो, यूनिफॉर्म बोलो, जो बोला, ठीक है। सो एक है एग्जांपल ऑफ कूली। कूली क्या करेगा, पर्सन पुशिंग a coolie does no work by standing with a heavy box on his head। अगर वो खड़े रह के है एंड उसने बॉक्स या फिर सूटकेस आपका लगेज उठाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ लेके खड़ा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर किधर नीचे से बैग उठा वो टाइम अलग। मैं बोल रही हूँ व्हेन इट इज होल्डिंग एंड जस्ट खड़ा है, दैट इज डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। व्हेन इट इज होल्डिंग, देन इवन दो वो होल्ड कर रहा है, इतना वेट लेके खड़ा है, वर्क तो हो रहा है, बट बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट सो देयर इज नो वर्क, ठीक है। और अगर वही चीज लेके वो चल भी रहा है, ठीक है, वो लगेज लिया है, हेड पे रखा है, ही इज वॉकिंग, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन स्टिल एज पर ग्रेविटी एक एक्ट कर रहा है यहाँ पे लगेज के ऊपर। ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर यहाँ पे पुली है मेरा, ठीक है, और ये उसका लगेज है, तो ये इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेयरएज डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, वो लेके चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो नो वर्क इज डन। सो इन दिस केस देयर इज नो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, not by the person but by the force of gravity। gravity की एक force है ना, force of gravity से there is no work done on this luggage। दूसरा एग्जांपल एक और बताती हूँ परपेंडिकुलर वाला। if you are moving in a, आपको पता है अपना अर्थ के आसपास मून, so if you have earth like this और यहाँ पे मून घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, so it is always changing its direction, एक मिनट, changing its direction tangential, और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे एक्ट करता है towards the earth, तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा और ये ऐसा। सो सर्कुलर मोशन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, देन आल्सो नो वर्क इज डन, ठीक है। ये एग्जांपल के जगह पे अगर आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड के ऊपर स्टोन बांध दिया एक एंड में और उसको आप ऐसे घुमाते रहे, सो इवन दो योर वर्क इज वर्किंग, बट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन परपेंडिकुलर, सो नो वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द स्टोन, ठीक है। टेंशन और उसकी वजह से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर नो वर्क इज डन ऑन द स्टोन। क्या हो गया सुदर्शन? दोनों मिल गए। हाँ, तो अभी जो इक्वेशन लिखा है वो लिख दो, इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखा है वो लिख दो, 2a minus b equals to 3b। ये इक्वेशन लिखो, 2a के जगह पे आपने जो इक्वेशन बनाया 2a वो लिखो, m के जगह पे m मैट्रिक्स डाल दो, 3b के जगह पे 3b इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन पहले लिखो। सो दैट अंडरस्टूड दिस वन, यहाँ तक समझ में आ गया। यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ वर्क हमने 1 जूल लिखा, डेफिनेशन लिखो 1 जूल का, डिफाइन 1 जूल। Define 1 joule. 1 joule of work is said to be done One joule of work is said to be done. One joule of work. 1 joule of work is said to be done. Said to be done if 1 Newton force. If 1 Newton force
when acting on a body, when acting on a body, moves it by 1 meter in the direction of force. नहीं, हम सिर्फ डिस्टेंस कर रहे हैं ना, हम लोग डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी हो जाएगा. डेफिनेशन ऑफ जूल हो गया. Now energy. When work is done on a body, its energy increases. The work done body is stored in the form of energy. But if work is done by the body, its energy decreases. कुछ भी काम करने में हमारा एनर्जी कम हो जाता है ना. Energy is spent when a body does work. कोई भी काम करने में energy is spent on that object जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर energy spent हो जाता है. ठीक है. एनर्जी का डेफिनेशन लिखो. डिफाइन एनर्जी. एनर्जी का डेफिनेशन, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. बोल सकते हैं लेकिन एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है. अब यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. उसके नीचे हाँ उसी के नीचे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. अब ये भी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क है. तो जो वर्क का एसआई यूनिट है वही एनर्जी का एसआई यूनिट है. तो क्या आ जाएगा, जूल्स. एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल्स. नाम प्लस हो जाएगा ना, नंबर नेगेटिव आ जाता है. दोनों नेगेटिव है तो ऐड कर दोगे साइन. हाँ 6 + 3 हो जाएगा 9. ओके. मैकेनिकल एनर्जी. ये हेडिंग मैकेनिकल एनर्जी. एक नंबर पॉजिटिव रहा तो माइनस हो जाएगा ना. अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा. अगर दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा. दोनों साइन सेम. तो ऐड करना है लेकिन साइन नेगेटिव आ जाएगा. मैकेनिकल एनर्जी में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वन इज पोटेंशियल एनर्जी. Mechanical energy, potential energy, and second is kinetic energy. इवन चेक करो आंसर पीछे. पोटेंशियल एनर्जी का लिखा होगा ना. नहीं लिख दो, मैं बता देती तो पहले. हाँ दैट्स फाइन. तुम अभी यहाँ पे डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी. डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी. The energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its state of rest, possessed by a body due to its state of rest or state of motion is called mechanical energy. Define potential energy. Potential energy energy possessed by the body, energy possessed by a body, possessed by a body due to its state of rest, due to its state of rest or position.
द एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड बो, और हाँ वही हुआ ना एग्जांपल के इसमें ही दिया हुआ है, लिखो द एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड बो और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग इज कॉल्ड, हाँ नहीं एग्जांपल के डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड बो और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड बो और कंप्रेस्ड स्प्रिंग